हेलो एवरीवन। आईक्यू शटल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी में एक नया कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे जो कि है अफ्रीका। तो अफ्रीका अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे ये समझा जाता है कि जो भी अगर मान लीजिए कि दुनिया की फिर से शुरुआत करनी होगी तो वहाँ पे जो स्पीसीज़ की संख्या है और जो स्पीसीज़ हैं तो वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हैं जिससे कि एक नए युग का विकास हो सकता है, एक नए जीवन का विकास हो सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे सारी जो रेखाएँ होती हैं जैसे कि आपका भूमध्य रेखा हो गया, यानी कि इक्वेटर लाइन हो गई और उसके बाद आपकी कर्क रेखा, यानी कि आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी कि जो मकर रेखा है, ये सारी रेखाएँ यहाँ से होके गुज़रती हैं। इसके बाद जो आपका प्रधान मध्याह्न रेखा होती है, वो भी इसी से होके जाती है और बात करें कि प्रधान मध्याह्न रेखा और जो आपका इक्वेटर लाइन है, वो आपके गिनी के तट के पास आपस में एक दूसरे को कट करती हैं। तो यहाँ पे मतलब कि एक हिसाब से अगर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल देखा जाए यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के तरीके से देखा जाए, तो भी ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्पीशीज़ के मामले में भी और कॉन्टिनेंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आइए आज समझते हैं, पढ़ते हैं और जो भी इसकी विशेषताएँ होती हैं, उसको क्रमवार हम लोग समझेंगे, यानी कि एकदम अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप कोई भी क्वेश्चन इससे ना छोड़ सकें और आपको एक अच्छी समझ विकसित हो सके इस टॉपिक के बारे में। अफ्रीका क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पृथ्वी के कुल सतह का 6% 6% और इसके कुल भूमि क्षेत्र का 20.4% कवर करता है। अगर अफ्रीका के एरिया की बात करें, तो यह है 3 करोड़ 3 लाख 30 हज़ार वर्ग किलोमीटर। तो इसका एरिया ये है, आप इसको ध्यान रखिएगा। वैसे ये एग्ज़ाम से पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको जानने के लिए बस मैंने इसको एक नॉलेज बेस पे आपको समझ में आए कि हाँ, ये कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया घेरता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा और ये महाद्वीपों में दूसरे नंबर पे आता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अफ्रीका को कभी-कभी मदर कॉन्टिनेंट उपनाम दिया जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी पे सबसे पुराना आबाद महाद्वीप है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कई सारे स्पीशीज़ पाए जाते हैं और सबसे पुराना स्पीशीज़ की बात करें तो यहाँ पे पाया गया था, यहाँ से ही स्टार्ट हुआ, तो इसीलिए इसे मदर कॉन्टिनेंट भी उपनाम दिया जाता है। उसके बाद अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जो भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा से होके गुजरता है, जिसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं ग्रीनविच मेरिडियन अफ्रीका के पश्चिम भाग से होके गुजरती है। यह एकमात्र महाद्वीप है जहां 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर रेखाएं मिलती हैं। ये रेखाएं गुयाना की खाड़ी में मिलती हैं। तो अगर मान लीजिए अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ये आपका हो गया, अगर अक्षांश रेखाओं की बात करें तो वो हो गया आपका लैटिट्यूडनल लाइन जो 0 डिग्री होती है, यानी कि आपकी इक्वेटर लाइन हो गई और उसके बाद जो ग्रीनविच मेरिडियन है, यानी कि जो आपकी प्रधान मध्य रेखा है, प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, वो एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं, वो भी इसी महाद्वीप में आपका आता है, जो कि गुयाना की खाड़ी में मिलते हैं, आपस में काटते हैं एक दूसरे को। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि आपका जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है और लैटिट्यूड होता है, वो आपस में कहाँ पे मिलते हैं? तो आप बताना है आपको आंसर में, गुयाना की खाड़ी में, ठीक है? उसके बाद क्षेत्रफल के हिसाब से अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के हिसाब से नाइजीरिया। सेशल्स अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। तो इसको भी आप याद रखिए कि ये सारे जो फैक्ट्स हैं, वो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका वनडे एग्ज़ाम हुआ, एसएससी हुआ या फिर आपका कभी-कभी तो जो स्टेटमेंट देके आपके यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, तो यह भूमध्य सागर द्वारा यूरोप से अलग होता है। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर जो इसका पार्ट पड़ता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो इसका पार्ट है, वहाँ पे आपका स्वेज नहर पड़ता है जो कि 163 किलोमीटर लंबा है और वह जुड़ा हुआ है एशिया के साथ इस्तमुस जो प्लेस है उसके द्वारा। उसके बाद यह उत्तर पूर्व में सिनाई पेनिनसुला के साथ लाल सागर और दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। यह भूमध्य रेखा द्वारा लगभग समान रूप से आधे में विभाजित है, यानी कि इसको जो आपकी इक्वेटर लाइन है, वो इसको बराबर 2 भागों में बाँटती है। उसके बाद अफ्रीका के 8 प्रमुख भौतिक क्षेत्र हैं, सहारा, साहेल, इथियोपिया, हाइलैंड्स, सवाना, स्वाहिली तट, वर्षावन, अफ्रीका महान झील और दक्षिणी अफ्रीका। तो इन सारे पार्ट्स में बाँटा गया है कि अगर मान लीजिए कि अफ्रीका को हमें समझना है, तो इस तरीके से हम उसको 8 पार्ट में बाँट के इसको समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे स्टेट्स की बात करें, तो जो सॉवरेन स्टेट्स हैं, यहाँ पे 54 हैं। संप्रभु राज्यों की बात करें, तो यहाँ पे उनकी संख्या 54 है। जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात किया मेडिटेरियन सी, जो आपका भूमध्य सागर है, ये यहाँ पे है।
आपको जो मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इसके द्वारा ये ऊपर आपका यूरोप है, ठीक है? यूरोप है, तो ये भूमध्य सागर अलग कर रहा है अफ्रीका को यूरोप से, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका मोरक्को हो गया, उसके बाद यहाँ पे अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, उसके बाद सूडान, यहाँ पे चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, सेनेगल, उसके बाद गुयाना, सियरा लियोन, उसके बाद लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, बुर्किन फासो, नाइजीरिया, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और उसके बाद युगांडा, केन्या, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, जाम्बिया, अंगोला, गैबन, कांगो, और उसके बाद नीचे नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मालावी, और यहाँ पे आपका एक लैंड लॉक्ड कंट्री हो जाता है यहाँ पे पूरी तरीके से, जैसे कि एक देश के अंदर देश का जो संख्या दिया गया है यहाँ पे, तो ये हो जाता है लेसोथो, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद साउथ अफ्रीका, तो ये सारे इसके राज्य हैं। और इसमें बात करें कि इन सब जगहों को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, और इनके आपका जो होमवर्क है, इनके आप कैपिटल्स को भी याद कर लीजिए, ठीक है? आप एक नोट्स बनाइए जिसमें इन सभी की राजधानियां आप सामने लिख लीजिए, और इसमें कोई आप नोमोनिक टेक्निक बनाइए कि जिससे कि आपको नाम उसके याद हो सकें। जैसे कि आप याद करते थे कि हे लीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ऐसे करके आप केमिस्ट्री में याद करते थे, तो उस तरीके से इसमें भी आप याद कर लीजिए कि जिससे कि आपको एग्जाम्स में पूछा जाए। कभी कभार होता है कि राजधानी ही डायरेक्ट पूछ ली जाती है। और यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी पूछा जाता है कि किसे कहते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में अभी मैप देख रहे हैं, आगे हो सकता है मैं आगे उसको रिटर्न में भी समझाऊं। तो आप ये देखिए, इरिट्रिया है, जिबूती है, और यहाँ पे सोमालिया है और इथोपिया है। तो ये सारे मिलके आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। देखिए जैसे गैंडे की सींग होती है ना, तो ये यहाँ पे निकला हुआ है। तो ये आपका ये सारे जो राज्य हैं वो इसमें आते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, बात करते हैं कि अफ्रीका के क्षेत्रीय विभाजन यानी कि रीजनल डिविजन्स ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका के भौगोलिक विभाजन को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपके उत्तरी अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका यानी कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, और ईस्टर्न अफ्रीका यानी कि पूर्वी अफ्रीका, और मध्य अफ्रीका यानी कि सेंट्रल अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका, और उसके बाद वेस्टर्न अफ्रीका यानी कि पश्चिमी अफ्रीका। तो ये सारे 6 पार्टों में बांटा गया है इसको, जो क्षेत्रीय विभाजन किया गया है, यानी रीजनल जो डिवीजन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी मैप में देखा कि कौन कौन से यहाँ पे स्टेट पाए जा रहे हैं, और यहाँ पे कलर वाइज को डिवाइड किया गया है। जैसे कि नॉर्थ अभी अफ्रीका हम लोगों ने देखा, तो उसमें ये यहाँ पे ये हो गया, ये और ये, तो ये इतने आते हैं नॉर्थ अफ्रीका में। उसके बाद वेस्टर्न अफ्रीका की बात करें तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं एक कलर से, वो हो गए। सेंट्रल अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे जो येलो कलर से आपको दिख रहे हैं वो हो गए। ईस्ट अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे डिवाइड होकर फिर यहाँ पे मिला है, ठीक है। उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका में आप देख रहे होंगे कि ये भी एक बड़ा हिस्सा लेता है आपका, ब्लू कलर से जो दिखाया गया है। उसके बाद आपका यहाँ पे मेडागास्कर हो गया, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से इसका रीजनल डिवीजन किया गया है, क्षेत्रीय विभाजन किया गया है। अब देखते हैं कि नॉर्दर्न अफ्रीका में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तो उसमें बताया गया है कि यह उत्तर में अल्जीरिया से कैनारी द्वीप समूह भी आपका पड़ता है इसी में, तो वो भी इसमें आता है। सांता क्रूज डे टेनेरिफ, तो ये इसमें है। सेऊटा, मिस्र, लीबिया, मदीरा, मेलिला, मोरक्को, सूडान, ट्यूनीशिया तक ये फैला हुआ है, या पश्चिमी सहारा तक पहुंचता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये पश्चिमी सहारा तक पहुंचता है, और इसमें कौन कौन से जगह आते हैं, इन सब चीज़ों को आप याद रख लीजिएगा, और आप कोई टेक्निक बना लीजिएगा जिससे कि आप भूलने ना पाएँ। हो सकता है कि मैं इसको अलग से आपको टेक्निक भी बता दूं जब ये कंप्लीट हो जाएगी वीडियो, ठीक है। फाइनल में मैं आपको याद करने के लिए कोई टेक्निक बता दूंगा जिससे कि आप कभी भूलें ना कि नॉर्दर्न अफ्रीका में या फिर आपका नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में कौन कौन से राज्य आते हैं या फिर कौन कौन से स्थान आते हैं। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर अफ्रीका की यानी कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की। तो इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, जिससे कि अभी हमने बात की, जिसमें जिबूती आता है, इरिट्रिया आता है, इथोपिया आता है, सोमालिया आता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये अरब सागर में कई सौ किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो हॉर्न के तरीके से निकला हुआ है वो आपका अरब सागर में खुलता है, तो इस तरीके से वो कई सौ किलोमीटर तक फैला हुआ है, और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यहाँ पे अफ्रीका का हॉर्न हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपका ये अरब हो गया, ठीक है। ये अरब हो गया, तो यहाँ पे आपकी अदन की खाड़ी है, अरब सी है। अरब ये हो गया, ये हो गया अदन, अदन की खाड़ी, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो गया अरब।
तो इस तरीके से यहाँ पे आपका बनावट है, ये हो गया अफ्रीका। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे कई सौ किलोमीटर तक अरब सागर में फैला हुआ है, ये आपका अरब सागर हो गया, अरब सी हो गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। तो ये यहाँ पे जो ये अदन की खाड़ी है उसके दक्षिणी किनारे पे स्थित है। इस तरीके से इसमें बताया गया है। इसमें देश की बात करें तो जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, तो वो आपका हो गया जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है। उसके बाद अब ईस्टर्न अफ्रीका की बात करते हैं, पूर्वी अफ्रीका की बात करते हैं। तो व्यापक क्षेत्र लाल सागर और अफ्रीका के हॉर्न से बुरुंडी, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालावी, मॉरिशस, मयट, मोजाम्बिक, रियूनियन, रवांडा, सेशेल्स, दक्षिणी सूडान, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे सहित मोजाम्बिक तक फैला हुआ है। तो इस क्षेत्र में ईस्टर्न अफ्रीका में ये सारे देश आते हैं और यहाँ तक इसका विस्तार है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसा कि अभी आपको फिगर में मैंने दिखाया है, तो आप अगर मैप अपना साथ में रखा करिए जब भी ज्योग्राफी पढ़िए, और खासकर जब मैपिंग का सेक्शन आए या फिर किसी कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हो, तो आप अपना एक एटलस रखिए जो कि ऑक्सफर्ड का है, वो बहुत ही अच्छा है, तो उसको आप साथ में रखें। और एक नोट्स बनाएं साथ में, जो आपको लगता हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको पीपीटी में समझाया है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, लेकिन जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा और मैप में साथ में देखते चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी मैप में दिखाया कि ग्रीन से क्या है, येलो से क्या है, रेड से क्या है, तो आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मध्य अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, तो आप मैप पे देखिए कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, तो जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी, आप कनेक्ट हो पाएंगे टॉपिक से। तो सेंट्रल अफ्रीका की बात करें तो अंगोला, कैमरून, मध्य अफ्रीका गणराज्य, चाड, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, साउ टॉम प्रिंसेप को कवर करने वाले महाद्वीप के ठीक बीच में स्थित एक बड़ा भूभाग है। तो इसके इसके अंतर्गत ये सारे देश आते हैं। उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका की बात करें कि दक्षिणी अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, तो उसमें बताया जा रहा है यह सबसे दक्षिणी भाग है और बोत्सवाना, लोसोथो, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और स्वाजीलैंड इसमें आते हैं। अब बात करें वेस्टर्न अफ्रीका की, पश्चिमी अफ्रीका की, तो यह बेनिन, बुर्किन फासो, केप वर्डे, गाम्बिया, गिनी, गिनी बिसाऊ, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेंट हेलेना, सेनेगल, सिएरा लियोन जैसे देशों को कवर करते हुए मोटे तौर पर 100 डिग्री जो आपका ईस्ट देशांतर रहता है, यानी कि ईस्ट आपका लॉन्गिट्यूडनल रहता है, वो वहां पे पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि अफ्रीका के प्रमुख भौतिक विभाग क्या हैं, यानी कि मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ अफ्रीका। तो इसमें बताया गया है, अगर फिजिकल डिवीजन की बात करें, जैसे कि एरोप्लेन से दिखाया जा रहा है आपको किसी भी कॉन्टिनेंट को, तो आपको क्या क्या दिख रहा है फिजिकल फॉर्म में। जैसे कि आपको नदियाँ दिखाई पड़ेंगी ऊपर से, आप एरोप्लेन से जा रहे हैं, समझ लीजिए घूम रहे हैं आप, तो आपको नदियाँ दिखाई देंगी, आपको पर्वत दिखाई देंगे, पठार दिखाई पड़ेंगे यानी प्लेटू दिखाई पड़ेगा, रेगिस्तानी कहीं कहीं भाग होगा, कहीं पे द्वीप दिखाई देंगे। तो इस तरीके से उसका डिवीज़न किया गया है। इसमें पठार है, फोल्ड माउंटेन्स हैं, रेगिस्तान है, नदियाँ हैं, द्वीप हैं, यानी कि आपका प्लेटू हो गया, फोल्ड माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट हो गए, और रिवर्स हो गए, और आइसलैंड्स हो गए। फोल्ड माउंट आपको नॉर्मल पर्वत बताया जाता तो आप समझ जाते, फोल्ड माउंटेन आप सोच रहे होंगे कि क्या बताया जा रहा है, हो सकता है किसी को पता भी हो। फोल्ड माउंटेन मतलब कि आपका वलित पर्वत, जैसे कि आपका परतें एक दूसरे से आपस में टकराई, और उसके बाद वहां पे जैसे कि मान लीजिए अवसादों का जमाव था, यानी कि जो आपके सेडिमेंट्स थे नदियों के, या फिर जैसे कोई नदियां बह रही हैं, तो वो अपने साथ में कुछ ना कुछ निक्षेप लेके, यानी कि कुछ ना कुछ गाद या फिर मिट्टी या फिर बालू, ये सारी चीजें आपस में लेके चलती रहती हैं। जब वो वृद्ध अवस्था में आती हैं, यानी कि जब उनका ओल्ड स्टेज आता है, तो वहां पे वो ज्यादा दूर तक ले नहीं जा पाती हैं, तो वहां पे उनका जमाव हो जाता है। तो इसी तरीके से जब वहां पे उनका जमाव हो गया, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेल इधर से आई, यानी कि एक रॉक इधर से आया, एक रॉक इधर से आया, मतलब मूवमेंट हो ही रहा है रॉक्स में। तो जब एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो वहां पे जो सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए हैं वो दब जाते हैं आपस में। जैसे कि मान लीजिए इधर से दबाव पड़ रहा है और इधर से दबाव पड़ रहा है, और बीच में एक कोई, जैसे कि मान लीजिए पेज है, तो पेज को अगर दबाएं तो ऐसे बीच में उठ जाएगा ना। तो इसी तरीके से अगर रॉक्स दबाते हैं सेडिमेंट्स को या फिर किसी भी निक्षेप को, तो आपस में दब के उड़ जाता है, तो वो पर्वत का निर्माण करते हैं, तो उसे ही हम वलित पर्वत कहते हैं। तो यहाँ पे कई सारे फोल्ड माउंटेन्स भी पाए जाते हैं, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एटलस माउंटेन है एक। तो अगर यहाँ पे एटलस माउंटेन की बात करें,
तो ये आपका मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया तक फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अहगर माउंटेन जो होता है, वो भी यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट प्लेस हैं या फिर फिजिकल चीज़ें हैं, उनको मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सहारा डेजर्ट, तो ये आपका यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हो गया लीबियन डेजर्ट, और यहाँ पे वेस्टर्न डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे नूबियन डेजर्ट जो कि आपका ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे इथियोपियन हाईलैंड्स, और यहाँ पे हो गया सोमालियन पेनिनसुला, और आपका माउंट केनिया हो गया आपका यहाँ पे। उसके बाद किलिमंजारो जो कि आपका ज्वालामुखी पर्वत है, पर्वत का एग्जाम्पल है। और उसके बाद यहाँ पे कटंगा प्लेटू हो गया, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन जो कि आपका साउथ अफ्रीका में पड़ता है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका हो गया बी प्लेटू, और यहाँ पे हो गया माउंट कैमरून, उसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर हम कैमरून माउंटेन की बात करें, तो यह एक लौता एक्टिव वाल्केनो माउंटेन है, यानी कि एक आपका जागृत ज्वालामुखी की बात करें इस कॉन्टिनेंट पे, तो यह एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जोश पठार को भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। और यहाँ पे आपका कालाहारी डेजर्ट, जिसके बारे में आप जनजातियों के बारे में काफ़ी पूछा जाता है यहाँ के। उसके बाद आपका यहाँ पे हो गया नामीब डेजर्ट, और ऐसे ही कई सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, और आपको क्रम से मैं पढ़ाते हुए समझाते हुए चलूँगा। यहाँ पे लेक चाड भी है, कई सारी नदियाँ भी हैं, नाइजर नदी जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कांगो बेसिन है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, मुतम्बा माउंटेन, मितुम्बा माउंटेन, जहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो एक महान भ्रंश का निर्माण होता है, और बताया जा रहा है भविष्य में ये जो ईस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का, ये अलग हो जाएगा। ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, जिसको हम लोगों ने मेंशन कर लिया है। अब चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे के पॉइंट्स। अब बात करते हैं पठार की, यानी प्लेट्यूज की बात करते हैं। विशाल अफ्रीकी महाद्वीप अपने तस्तरी के आकार के और खड़ी ढाल वाले पठारों के लिए प्रसिद्ध है, जो तट की ओर हैं, और गिनी तट से सोमाली भूमि और उत्तरी सहारा से केप प्रांत तक फैले हुए हैं। जो आपका केप प्रोविंस है, वहां तक फैले हुए हैं। और उसके बाद इन्हें 3 समूहों में बांटा गया है, जो कि है दक्षिणी अफ्रीका का पठार। तो दक्षिणी अफ्रीका के पठार के बारे में समझते हैं। यह लगभग 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जो आपका 12 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है, वहां तक। उसके बाद पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में उच्च भूमि के बैंड से घिरा हुआ है, जो तटों पर तेजी से गिरता है। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि ये पठार की स्थिति क्या है, तो वो 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और पूर्व पश्चिम, ये सारी चीजें करके इसको एक्सप्लेन किया गया है। दक्षिण अफ्रीका का पठार उत्तर पूर्व की ओर और पूर्वी अफ्रीका पठार से जुड़ा हुआ है। तो ये साउथ अफ्रीकन प्लेटो के बारे में बताया गया है। उसके बाद पूर्वी अफ्रीकी पठार के बारे में बात करें, तो पूर्वी अफ्रीकी पठार थोड़ी अधिक औसत ऊंचाई के साथ, यानी कि जो उसकी एवरेज हाइट है वो उसके अपेक्षा ज़्यादा है, और कुछ विशिष्ट विशेषताओं द्वारा चिन्हित है। यानी कि यहाँ पे कई सारी विशेषताएं भी पाई जाती हैं जो अपने आप में इसको अलग करती हैं। यह उच्च भूमि के पूर्वी अक्ष के बाहर एक चौड़ीकरण से बनता है, जो उत्तर और दक्षिण में चलने वाले कई क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से विभाजित है। इसमें पर्वतमाला, टेबल लैंड्स और अवसाद शामिल हैं। यानी कि इसमें कई सारी ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हो गए और टेबल लैंड हो गए, ऐसे पठार जिसमें विस्तार ज़्यादा हो, ऊंचाई भी ज़्यादा हो, इस तरीके से भी यहाँ पे पाया जाता है। और अवसाद यानी कि जो इसमें सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, वो भी यहाँ पे शामिल हैं। तो ये अपने आप में इसकी विशेषताएं बताता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हो गया आपका इथियोपियाई हाईलैंड्स। तो इसमें बताया जा रहा है इथियोपियाई हाईलैंड्स के बारे में। अफ्रीका के उच्च क्षेत्र का तीसरा विभाजन इथियोपियाई हाईलैंड्स द्वारा बनाया गया है, जो पूरे महाद्वीप में अपनी ऊंचाई का सबसे बड़ा निरंतर क्षेत्र बनाने वाले पहाड़ों का एक उबड़-खाबड़ द्रव्यमान है। यानी कि यहाँ पे रग्ड मास वाले जो माउंटेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ऊंचाई के साथ इसमें कई सारे ऊबड़-खाबड़ पहाड़ पाए जाते हैं, और ये हाईलैंड्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास मैंने आपको दिखाया था इथियोपियाई हाईलैंड्स, तो वो वही पार्ट है। ठीक है, अब और पठारों की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको हो गया कटंगा प्लेट्यू, तो इसमें बताया जा रहा है कि खेती, पशुपालन, संसाधन संपन्न, और जिसमें कॉपर, यूरेनियम, ये सारे डिपॉजिट्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कतंगा प्लेटो के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपर और यूरेनियम के जो भंडार हैं या फिर जो डिपॉजिट्स पाए जाते हैं वो किस प्लेटो में पाए जाते हैं ज़्यादा, तो आप बताएंगे कतंगा प्लेटो। ठीक है, अब इथियोपियन प्लेटो की बात करें, तो उसकी विशेषता जो है वो है ताना झील, यानी कि ब्लू जो नाइल है उसका स्रोत हो गया आपका टाना लेक।
और उसके बाद भूमध्य रेखा के करीब होने के बावजूद ठंडा है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। ग्रेट करू, तो ये ग्रेट करू अगर प्लेटो की बात करें तो इसमें यह अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपसे कभी पूछा जाए कि ग्रेट करू कहाँ, मतलब किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो आप बताएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। उसके बाद आदामावा पठार, तो ये इसमें सवाना वनस्पति पाई जाती है और यहाँ पे बॉक्साइट का डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। और उसके बाद बी के पठार की बात करें तो यहाँ पे तांबा यानी कि कॉपर और एग्रीकल्चर और पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह प्लेटू किस किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है? तांबा, कृषि और पशुपालन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया आगर प्लेटू, और उसके बाद तिब्बती मैसिफ, और यहाँ पे इथियोपियन मैसिफ और ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू, अंगोला प्लेटू, बिही प्लेटू, और उसके बाद आदामावा मैसिफ, जोस प्लेटू, और यहाँ पे आपका हो गया ड्रैकन्सबर्ग प्लेटू। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेटूज हैं। यहाँ पे आपका मेडागास्कर में भी कुछ दिखाया जा रहा है प्लेटू के तरीके से, तो यहाँ पे भी पाया जाता है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया और उनकी विशेषताओं के बारे में जो बताया है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे उनके माउंटेन्स के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। बताया जा रहा है अफ्रीका अपने नवनिर्मित वलित पर्वतों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे नवनिर्मित यानी कि जो आपका न्यूली फोल्ड माउंटेन्स हैं जो फॉर्म्ड हैं, तो उनके बारे में बताया जा रहा है, ये बहुत ही यहाँ पे फेमस है। जैसे कि आपका एटलस माउंटेन हो गया, ये अपने नवीन वलित पर्वतों के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं जिनमें से कुछ बहुत ऊंची उठी हुई पर्वत चोटियां अफ्रीकी महाद्वीप की विशेषताएं हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दी है। अब इनको क्रमवार समझेंगे एक एक करके कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से इसमें आते हैं। तो चलिए एक बार फिगर के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है एटलस माउंटेन, उसके बाद अहागर माउंटेन, यहाँ पे आपका इथोपियन हाईलैंड्स के बारे में बताया गया है, और तेबस्ती माउंटेन्स। और अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका देख रहे होंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका यहाँ से होके जा रहा है, और इक्वेटर लाइन यहाँ से होके आपकी जा रही है, और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से होके जा रहा है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये सारे माउंटेन्स पाए जाते हैं और ये सारी इनकी विशेषताएं हैं। और यहाँ पे आपका जो रेड सी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अदन की खाड़ी है। तो ये सारी चीज़ें इसकी विशेषताएं हैं। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में भी अभी आप लोग समझ चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक के वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई पता चली होंगी, और हो सकता है आपको अगर पता रहा हो तो आपका रिवीजन भी हो गया होगा। लेकिन जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उसको नोट कर लेंगे तो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और मैं अगले आने वाले वीडियो में मैं माउंटेन्स और जो भी इसके रिवर्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें कवर करूंगा, जिससे कि आपका इस कॉन्टिनेंट से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़ देना पाएँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करें आईक्यू शटर को।